गुरु ऐसा नहीं, बट मेरे फादर से काफ़ी प्रभावित हूँ मैं, काफ़ी गाइड किया उन्होंने। और वो ही एक उन्होंने हमेशा जब भी मुझे अंधेरा दिखाया तो उन्होंने प्रकाश दिखाया। तो और मैंने भी लाइफ में बहुत क्लैरिटी मेरी रही है कि कब का डिसीज़न लिया, वो टाइम पे डिसीज़न लिया है, तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई। बट मेरे फादर और बड़े भाई ने हमेशा गाइड किया, तो वो एक तरीके से मेरे लिए। सूत्रग्रह नशा रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आईईसी कैंपेन्स चला रहे हैं, कुछ एनजीओ है और कुछ सामाजिक संगठन है जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, तो उनको सपोर्ट हम कर रहे हैं। और उनसे मैं मिला भी हूँ काफ़ी संगठन से, और उनको हमने बहुत क्लियरली बोला है कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और उनको किसी भी तरह कोई हेल्प चाहिए प्रशासन से, वो हम देंगे। बाकी अपराधियों को पकड़ने की जहाँ तक बात है, वो पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है पिछले 1-2 महीने का, अगर आप देखें। नमस्कार, मैं आनंद बागोतिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एपी पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे बीच हैं आईएएस अधिकारी, जिनसे हम जानेंगे आईएएस बनने के पीछे की कहानी। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यूपीएससी, सीएससी की क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए, और कुछ दुनियादारी की बातें। तो मिलते हैं सूरतगढ़ के एसडीएम और आईएएस भरत जयप्रकाश मीणा से। मीणा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मीणा जी, आपके आईएएस बनने से पहले और आईएएस बनने के बाद में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया? लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है। जब एस्पिरेंट थे तो टाइम बहुत होता था, सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी और अपने जो पर्सनल लाइफ है उस पे फोकस करना होता था। बट अभी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है कि बिजी बहुत हो गए हैं, एंड जनता से एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो और यहाँ सूरतगढ़ में एसडीएम नगर पालिका के चार्जेस हैं, तो काफ़ी बिजी हो गई लाइफ। और तो बिजी हो गए तो फिर जो पुराने यार दोस्त थे या फिर फैमिली, तो वो टाइम थोड़ा कम हो गया है, तो ये थोड़ा चेंज है। जब आईएएस का आपका रिजल्ट आया था और आपने आईएएस क्लियर कर लिया है, तो आपके और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? एक्चुअली आईएएस बनने से पहले 2022 में मुझे आईआरएस इनकम टैक्स मिला था, जब मेरी 2624 रैंक आई थी। तो नेक्स्ट ईयर जब दोबारा प्री हुआ एंड मेंस दिया, तो ये एक्सपेक्टेड था कि रैंक रैंक इम्प्रूव होगी इस बार। बट हाँ, रैंक काफ़ी अच्छी आई, इसके ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और इंटर के बाद ये था कि मोस्ट प्रोबेबली जो सर्विस चाह रहे हैं, फिर आईएएस चाह रहे हैं, वो मिल जाएगी। बट हाँ, इंटरव्यू के मार्क्स होना अनएक्सपेक्टेड थे, तो ओवरऑल फिर अच्छा रिजल्ट आया और रिजल्ट आपके साथ। परिवार में पहले आईएएस हो या आपसे पहले कोई भी आईएएस है? मेरा परिवार फर्स्ट आईएएस, फर्स्ट टाइम आप, ठीक है। और आईएएस बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली आपने परिवार बता में, समाज में सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से आईएएस से बड़ी कोई है नहीं। तो इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाया। तो हमेशा से एक काफ़ी कम एज में जब 9-10 था तब सोचा था कि आईएएस बनना है, ऐसा उस प्लान था दिमाग में। तो बस जब ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और आईएएस की तैयारी में लग गया। तो जो आईएएस तैयारी करते हैं, उनमें कुछ समस्या आती है, उनको साथ में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, एक सिलेबस का सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा वो किस हिसाब से रहे, तो सिलेबस का क्या कुछ रहता है इनका सिस्टम कि कितना पढ़ें या कितना नया पढ़ें, उनके लिए क्या रहता है आपका? देखिए, यूपीएससी का सिलेबस फिक्स है, और यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे जो है उसको पुट अप किया हुआ है, तो वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो गाइडेंस का या फिर जो कन्फ्यूज़न जब होता है, वो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि मार्केट में बहुत सारे सोर्स है, एंड आप मिसगाइड हो जाते हैं जब मार्केट में आके मार्केट फोर्सेस के बीच आके, तो ये समस्या आती है। अगर आपके पास सिलेबस है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, तो उससे बेटर गाइड आपको कोई नहीं कर सकता। प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टैंडर्ड गाइड्स है, उनको आप पढ़ें और उन्हीं से एक्सेप्ट करें चीज़ों को। प्लस पीवाईक्यू एंड सिलेबस देखते हुए आप वो आपके एक गाइडिंग सोर्स हो जाएँगे, पीवाईक्यू एंड सिलेबस। तो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, और मार्केट में नई चीज़ आती है उनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। अच्छे दोस्त बनाएँ जो खुद मोटिवेट रहे, आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको मिसगाइड करे। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। तो एक तो सर इसमें कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले कि 10th के बाद में कौन-सी स्ट्रीम लें? साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है? ताकि आईएएस तैयारी करने के लिए जो आएँ, तो उनको लिए कौन-सी स्ट्रीम ज़्यादा बेस्ट रहती है? नहीं, आईएएस के लिए ऐसा कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं है। हम इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, अब वो आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट्स, साइंस, जो भी स्ट्रीम हो आपकी, तो ऐसा कोई डिमांड नहीं है आईएएस की, वो सब ग्रेजुएशन माँगती है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप। तो आपकी कौन-सी स्ट्रीम मेरी है? मैंने मेरी साइंस पढ़ाई पढ़ी है मैंने 12th, नॉन मेडिकल? एंड हाँ, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग की है मैंने आईएएस में धनबाद। सर एक तो सब जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई जो करते हैं, तो उनमें एक इश्यू आता है हेल्थ का।
तो हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए कि ताकि उनका हेल्थ भी जितना और पढ़ाई में भी फ़ोकस हो? क्योंकि हेल्थ डाउन होगी तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए आपने क्या किया था और जो आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए हेल्थ के 2 पार्ट है, आप शायद मेंटल हेल्थ की बात करना चाह रहे हैं। बाकी फिज़िकल हेल्थ के जिस एज में तैयारी कर रहे होते हैं, मोस्टली 20 से 25 के बीच, तो उसमें फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होते जनरली, हेल्दी रहता है आदमी। और आप अगर बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं मॉर्निंग में 10-15 मिनट या फिर कभी भी सुबह-शाम निकाल के घंटा, आधा घंटा, वो बेस्ट है। पढ़ते हैं तो लोगों का खाना-पीना थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो टाइमली खा नहीं पाते या कुछ इस तरह ही रहता है उनका, तो वो नहीं, कुछ लोगों के होता है ये इश्यू, या तो वो जेनेटिक होता है, नहीं जनरली कम लोग, मतलब कुछ परसेंट होते हैं, 2-4% लोग होते हैं जिनके हेल्थ रिलेटेड इश्यू आते हैं। ये एनवायरनमेंट का भी फ़र्क होता है कि आप घर घर से फिर बाहर आते हैं चीज़ें, और वैसा खाना नहीं मिलता जो आप चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बट वो मैनेजेबल है। बाकी मेंटल हेल्थ का ये है कि जैसा मैंने कहा कि मोटिवेट रहे, घरवालों से के टच में रहे, खुद को लगातार जो है अपना रिव्यू स्वयं करे और रिफ्लेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, तो ऐसी समस्या नहीं आती। मोटिवेशन वो है आपका, जब मोटिवेशन डाउन होता है आपके, या फिर आप जो पढ़ रहे हो, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, प्लस आपके जो फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो उसकी वजह से समस्या आती है। अदरवाइज़ आपका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे, एक अच्छे संगत में रहे, तो ऐसी समस्या नहीं आती। और जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक होता है कि कोचिंग का, ठीक है? सेल्फ स्टडी ज़्यादा रहती है या कोचिंग पर रहे, किस पे डिपेंड रहे? तो ये भी रहता है कि मैं खुद पढ़ के भी कर सकता हूँ या मुझे कोचिंग चाहिए, तो वो क्या सोच के करेंगे? देखिए, आज भी जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रेगुलर कोचिंग नहीं ली। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने या तो मैथ टेस्ट सीरीज़ के लेवल पे या फिर इंटरव्यू गाइडेंस के लिए किसी कोचिंग का सपोर्ट लिया हो, बट 90% लोग आज भी वही है। और क्लासरूम, जो कोचिंग क्लासरूम से सेलेक्ट सेलेक्ट होते हैं, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट जॉब है, ऐसे लोग बहुत सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने जो जैसा कि कहा कि पीवाईक्यू एंड सिलेबस आपका बेस्ट गाइड करता है आपको, और मैं भी वही कहूँगा कि कोचिंग कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है इस चीज़ का। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको लगता है कोचिंग की ज़रूरत है आपको किसी स्टेज पे, तो आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। गाइड के लिए कोचिंग ज़रूरी है। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसा लगता है किसी स्टेज पे आपको, पर्टिकुलर स्टेज पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप उस हिसाब से हेल्प ले सकते कोचिंग ले सकते हो। हैं, बाकी नेसेसरी नहीं है कि ये कंपल्सरी है कि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। रूटीन क्या रहता है उनका? कभी कई कहते हैं कि नहीं मुझे 18 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि मैं 3 घंटे पढ़ के विश्लेषण, तो उनका कोई ये टाइम पीरियड होना चाहिए कि कम से कम इतना पढ़ना चाहिए या कि रूटीन क्या सिस्टम रहता है उनका? देखो, ये 18 घंटे पढ़ने वाली बात तो मतलब ये समझ में एक नहीं आती। कहने बट हाँ, कि ये कि रेगुलर आप 8 घंटे 8 से 9 घंटे भी पढ़ते हैं तो मैनेजेबल है। इससे पढ़िए आप तो, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये पढ़ने का ये काम होता है। बाकी आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, तो फिटनेस कोई रूटीन या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी पढ़ने के अलावा ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो आप 8-9 घंटे इज़िली निकाल सकते हैं। बट ये है कि 12-15 निकालना, फिर वो बॉडी पे स्ट्रेस आता है उस चीज़ का, और अगर वैसा रिज़ल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं आता, तो फिर आपको स्ट्रेस आता है। तो उससे बेटर है कि आप टाइम फिक्स कर लें, 8 से 9 घंटे रेगुलर पढ़ें। साल, 6 महीने, जितना भी आपकी जो रूटीन है, जो भी टाइमलाइन है, अगर 8-9 घंटे आप पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम आप इंडिया के एटलीस्ट फाइट कर सकते हैं। 18 घंटे पढ़ने वाली चीज़ें मुझे नहीं पता कहाँ से आई ये किताबी चीज़ें। पढ़ा ना कब सब हुआ, समझ में नहीं मिला जो 18 घंटे पढ़ा हो, मैंने देखा हो एटलीस्ट, ना मैं कभी खुद पढ़ा 18 घंटे। एटलीस्ट 7-8 घंटे आप अच्छे से सोएँ, उसके अलावा जो टाइम उसमें आप पढ़ाई करें, और आपको जो भी करना है। सर एक तो जो आईएएस तैयारी करते हैं, उनमें उनके दोस्तों की, परिवार की क्या भागीदारी रहनी चाहिए? परिवार की तो भागीदारी सबसे बड़ी होती है कि आप जहाँ भी बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, आपका खर्चा उठा रहे हैं, प्लस मोटिवेट करते हैं परिवार वाले हमेशा कि कर सकता है एक परिवार। और जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वही होते हैं कि वो आपको, आपके अंदर वो विश्वास पैदा कर सकते हैं कि आप ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। बाकी तो फिर डिमोटिवेट करने वाले ही लोग होते हैं जनरली, और जो अच्छे दोस्त नहीं हैं, या फिर मतलब ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट करना, तो 5-7% लोगों का सर्किल होता है, जो आपको हमेशा मोटिवेट, और उन्हीं के टच में रहना चाहिए तैयारी के दौरान मेरा। और जब आप सूरतगढ़ पोस्टिंग हुई है आपकी एज़ एसडीएम, तो आप सूरतगढ़ लोगों में का और सूरतगढ़ लोगों में व्यवहार किस तरह लग रहा है आपको? किससे पहली पोस्टिंग है आपकी? सूरतगढ़ का इलाका थोड़ा नया है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ हूँ। बट मैं सीकर में शेखावाटी में मैंने पढ़ाई की है 4 साल, तो भाषा मुझे थोड़ा थोड़ा भाषा का नॉलेज है, भाषा को मैं समझ लेता हूँ, तो वो मेरे लिए है। हाँ, थोड़े लोग यहाँ के, क्योंकि पंजाब से टच में रहा है ये क्षेत्र, और थोड़े अग्रेसिव है, लोगों का नेचर बहुत सॉफ्ट नहीं है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा आप तो ढलने में टाइम लग रहा है, नई चीज़ मेरे लिए। सर एक तो आपके
नेचर एकदम शांत प्रवृत्ति का है। ये बचपन से है या आईएएस बनने के बाद में आया है? अब ये तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ, यूपीएससी की तैयारी में क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, बचपन में आप शरारती रहे हैं क्या? शरारती तो सभी होते हैं बचपन में, तो जाने-अनजाने हो ही जाती है। बट ये है कि प्रिपरेशन के टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो पेशेंस ऑटोमेटिक धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है। तो वो पेशेंस का भी है कि लोगों को धैर्य से सुनना, क्योंकि प्रशासन के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है, लोग उसी एटलीस्ट आप सुनते नहीं हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है अच्छे से सुन ले तो समस्या आधी से ज़्यादा सॉल्यूशन पर निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो लोग सुनते हैं तो उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और इसलिए शायद आपको लग रहा है कि पेशेंस है, बाकी तो अब मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। नहीं, जैसे आप बोलते हैं तो आपके बोलने में ऐसे शरारत झलकती है, पर आप शांत रहते हो तो लगता है कि ब शांत प्रवृत्ति की हैं। लेकिन अब ये तो हो सकता है आपको लग रहा हो, ये तो मुझे किसी ने बोला है। ये सूरतगढ़ की में आप एसडीएम पद पे आ रहे हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि सूरतगढ़ के लोग आपको किस हमेशा याद रखें, उसके कोई ऐसा काम करके जाना चाहते हो आप? ये है कि रेगुलर काम अच्छे से करें, और सूरतगढ़ में थोड़ा ऐसा कुछ बदलाव जो सूरतगढ़ के लिए ज़्यादा आप जो सूर्यगढ़ में जो प्लान्स है, बट मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे मैं कितना, यहाँ पे जो मेरा टेन्योर है कितना लंबा रहता है, कितना बड़ा रहता है, उस पे भी ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ें। और क्योंकि सिस्टम नया है, मैं भी जॉब में नया हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में, और मैं कुछ या आने-आने में कुछ चीज़ें करके नहीं चाहता। अभी आप सूरतगढ़ को समझ रहे हो? जी, जी। मुझे लगता है कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आएगा सूरतगढ़। मेरा ये प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसा बदलाव करें कि सूरतगढ़ के लोगों की लाइफ ईज़ी हो, सिटी के लोगों की, और गाँव के लोगों को भी जो है आते हैं यहाँ, न्याय मिले, जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर होते हैं, उनमें उनको रिलीफ मिले, ये मेरा प्राथमिकता है। तो जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होना है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, ये एग्ज़ाम में पॉइंट्स में सक्सेस मिलती है। 7-8 लोग फॉर्म भरते हैं और 700-800 फाइनल सिलेक्शन होते हैं। तो सक्सेस रेट काफ़ी कम है, तो ये चीज़ आप कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता या फिर कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इस एग्ज़ाम को फाइट कर ही लूँगा। सब अपनी मेहनत करते हैं और एक ड्रीम लेके आते हैं, बट ड्रीम अगर पूरा नहीं होता तो आप डिमोटिवेट नहीं हो लाइफ़ में, और लाइफ़ में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे तरीके हैं लाइफ़ में आगे बढ़ने के। तो नए एरियाज़ में फ़ोकस करें, और इसके अलावा जो चीज़ आपको पसंद है, जो काम आप करना चाह रहे हो, उस पे फ़ोकस करें। आप समाज सेवा करने का सिर्फ़ एक आईएएस एक तरीका नहीं है, समाज को वापस देने के लिए आप एनजीओ जॉइन कर सकते हैं, और भी जॉब है, उनमें भी एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, डिमोटिवेट नहीं हो, आप स्टेट सर्विस ट्राई कर सकते हैं, और भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, प्लस प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप डिमोटिवेट नहीं हो, और समाज को एक नई भूमिका में आप अदा कर सकते मतलब सूरतगढ़ के लोगों से जानने की इच्छा है कि आप शादीशुदा हैं या अभी तक अनमैरिड हैं? हैं। नहीं, अभी मैं अनमैरिड। तो प्लानिंग चल रही होगी घर में? हाँ, शादी करनी है ऑब्वियस सी बात, बट अभी ऐसा नहीं, जैसे आईएएस बनने के बाद मैक्सिमम परिवार वालों को हो जाता है कि भी हाँ, आपके इनके लड़के के लिए तो चॉइस घर वाले रिश्तेदार बात करते हैं, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है वो नियर फ्यूचर। ठीक है, जो अब नई जनरेशन जो आ रही है, एक तो होती है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, आप किसमें विश्वास रखते हो? नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी कोई प्लानिंग नहीं नियर फ्यूचर में, तो इस पे डिसाइड किया जाएगा क्या करना है, बट अभी तो दोनों का ही नहीं सोचा है। दोनों नहीं सोचा अभी तक है। सर आपकी हॉबी क्या है? हॉबी में क्रिकेट काफ़ी खेला है, बचपन में तो क्रिकेट ठीक रहा है, बट अभी क्योंकि खेलना नहीं होता ज़्यादा, तो कुछ नई चीज़ें सीखने, लाइक डाइविंग में सीख रहा हूँ। स्विमिंग मैंने ट्राई किया है, स्विमिंग मैंने सीखी है थोड़ी, एंड मूवीज़ देख लेता हूँ टाइम मिलता है तो, और नई हॉबी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नई-नई चीज़ों को, बस अभी कोशिश कर रहा हूँ नई हॉबी से। सर एक लोग मान लो हमारे सूरतगढ़ शहरवासियों की कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि भी आपकी फेवरेट मूवी कौन-सी और क्यों? मूवी तो ऐसे बहुत सारी मूवी, ऐसा कुछ नहीं है, बट काफ़ी सारी फ़िल्में हैं, लाइक थ्री इडियट बड़ी अच्छी लगती है, जब भी देखते हैं, काफ़ी बार देखी है वो, और यही मूवी है, और लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप की मूवी, वो अच्छी मूवी है। क्यों है? उसमें ख़ास उनमें क्या है कि एक तो जो मूवी ने जो संदेश दिया है वो काफ़ी बड़ा संदेश है, और उस संदेश देने का तरीका जो कॉमेडी और सीरियसनेस के साथ दिया है, तो वो काफ़ी अच्छा है वो संदेश, और मुझे लगता है सिनेमा ने जो एंटरटेनमेंट किया है मूवी में, वो काफ़ी अच्छा है। इस तो एंटरटेनमेंट के साथ एक संदेश देना, उससे बेटर मुझे लगता है कोई मूवी हो नहीं सकती, तो इसलिए मेरा थोड़ा आपका पसंदीदा एक्टर? एक्टर तो ज़्यादा फ़िल्में देखने का मौका मिलता नहीं है, बट बहुत सारे लाइक ऋतिक रोशन काफ़ी अच्छा है, शाहरुख खान, क्यों है कोई रीज़न? ऐसा लाइक शाहरुख खान जो जर्नी रही है वो सब किसी को भी मोटिवेट कर सकती है, लाइक कोई फ़िल्म इंडस्ट्री की कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, फिर भी जहाँ से वो चल के आए दिल्ली से वो है, और बॉम्बे में जाके एक देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, तो एक जर्नी उन्होंने तय की है, तो वो एक
सीखने का एक वो है कि स्ट्रगल देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो जर्नी दिखाती है। कोई एक्ट्रेस? नहीं एक्टर ऐसा सच कोई कोई भी नहीं है? नहीं, उनकी एक्टिंग है या किसी भी तरह से कोई नहीं, जो एक्टर ये सब क्या है कि हर 2, 4, 5 साल में बहुत जल्दी जनरेशन बदल जाती है, रहती है। तो टाइम भी नहीं मिलता, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मूवी देखने का, तो अब इन सब चीज़ों का सोचा भी नहीं ऐसा कुछ है। तो अपने यहाँ राजनेता कोई पसंद हो? राजनेता अभी तो ऐसा कुछ है नहीं रहा। पुराने में से, नए में से कोई भी हो सकता है पुराने काफ़ी लाइक अब्दुल कलाम थे, नेता नहीं बट एपीजे अब्दुल कलाम बड़े अच्छे थे। के व्यक्तित्व। सर, जो आईएएस या कोई भी कभी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जो कामयाब नहीं हो पाते या सक्सेस नहीं हो पाते, तो वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कोई संदेश है कि ताकि वो उस चीज़ से उभर सकें? देखिए सुसाइड करने का मतलब ये है कि एक बड़ी गंभीर समस्या है जो लगातार बढ़ रही है। कोटा में केसेज़ आते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स में केसेज़ आते हैं। बट इसका कोई सॉल्यूशन कोई फ़ॉर्मूला तो मेरे पास नहीं, बट ये है कि अच्छे दोस्तों जैसा कि मैंने कहा बच्चे अगर मोटिवेट रहे तैयारी के टाइम, परिवार से लगातार संपर्क में रहे, अच्छे दोस्त रहे, तो वो न सिर्फ़ ऐसे कदम उठाने से बचेंगे बल्कि वो अच्छा डिसीज़न भी लेंगे लाइफ़ में और सक्सेस भी हो जाएँगे। अगर यूपीएससी नहीं तो किसी और फ़ील्ड में सक्सेस रहेंगे। हाँ, जब परिवार और दोस्तों की भागीदारी ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल, पर जो एक समाज से एक तरीके से कट जाते हैं, उनके यार दोस्त नहीं होते, तो वो लोग जब अकेलापन होता है तो फिर ऐसी चीज़ें आने लगती है। अगर आप लोगों से घिरे हों, कुछ लोग आपके टच में हमेशा है, तो फिर ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं आती और फिर ऐसा कोई कदम हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं कि अकेलापन ज़्यादा उनको डिमोटिवेशन करता है इसीलिए। सर, सूरतगढ़ में इन दिनों सुनने लायक नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तो सूरतगढ़ में नशा रोकने के लिए और यदि जो आप क्या कदम उठा रहे हैं इसमें? नशे के लिए लाइक कुछ आईईसी कैंपेन्स चला रहे हैं, कुछ एनजीओ है और कुछ सामाजिक संगठन है जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, तो उनको सपोर्ट हम कर रहे हैं और उनसे मैं मिला भी हूँ काफ़ी संगठनों से और उनको हमने बहुत क्लियरली बोला है कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए प्रशासन से, वो हम देंगे। बाकी अपराधियों को पकड़ने की जहाँ तक बात है, वो पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 1-2 महीने का अगर आप देखें, तो काफ़ी जो है बड़े जो तस्कर है या फिर अपराधी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कानूनी रूप से उनको जो है ट्रायल में लेके आए हैं। तो ये अभी कुछ ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट हाँ, आईईसी कैंपेन हम लगातार चला रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है, वो बहुत अच्छे से कार्य करे इस दिशा में और अगर हमारे पास कोई केसेज़ आता है, तो हम उनके परिवार को गाइड करते हैं, उनको एक तरह से काउंसलिंग देते हैं उनको, कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को जो है नशा मुक्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। तो उस दिशा में कार्यरत है, एक मनोचिकित्सक है, उनकी हम इसमें मदद ले रहे हैं कि उनसे भी उनकी काउंसलिंग कराई जाए, जिससे कि उनको इस चीज़ में हेल्प। सूरतगढ़ शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो आप? सूरतगढ़ की जो जनता है उसके लिए यही संदेश रहेगा कि प्रशासन के पास कोई भी आप ज़्यादा डिमांड लीगली होती है ऐसा नहीं, बट फिर भी नियम कानून के अंदर ही अगर अपनी बात रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ये कोशिश करनी कि प्रशासन को साथ लेके चले। प्रशासन की जो एक इमेज है, वो ऐसा नहीं माने कि हर अधिकारी करप्ट है, ऐसी बात नहीं है। बस आप प्रशासन पे थोड़ा भरोसा दिखाएँ चीज़ों को लेके। प्रशासन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए बट कार्य करके ज़रूर देगा, आप थोड़ा विश्वास दिखाएँ और बस अग्रेसिव नहीं हो, जब बात रखें तो अपनी बहुत अच्छे से बात करें। ये चीज़ जो मुझे थोड़ा यहाँ लगी है कि लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो शांति से बात करने का प्रयास करें और प्रशासन के द्वार हमेशा खुले हैं, कभी भी ऑफ़िस टाइम में आके मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, नगर पालिका में बैठा हूँ, वहाँ आके मिल सकते हैं। और जो समस्याएँ काफ़ी सारी समस्या हमारी नज़र में है और कोई नमी नई समस्या है तो वो भी लेके हमारे पास आ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनका हमारी लिमिट्स में रह के उनको जो है सॉल्व किया जा सके। तो सूरतगढ़ में एक समस्या है, यहाँ फुटपाथ नहीं है, उस पे कोई कदम? फुटवर्क देखिए ये प्लानिंग का पार्ट है और ये देखना पड़ेगा नगर पालिका कितना क्या कर सकती है इस चीज़ को लेके। फुटपाथ जैसे कोई एनएच के रोड्स है, उनमें फुटपाथ है कहीं में नहीं है। बट हाँ, ये समस्या है और इसपे एक सूरतगढ़ में मैक्सिमम जगह फुटपाथ है ही नहीं, है जो लोग देखिए फुटपाथ वहाँ थोड़े कहीं सूरतगढ़ के जो रोड्स है, वो भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। सिटी के अंदर हम बात करें एनक्रोचमेंट से, तो कहीं न कहीं जो फुटपाथ है, वहाँ एनक्रोचमेंट हो रखा है। तो अब वो इस वज़ह से दिखता नहीं है फुटपाथ नहीं है। बाकी फिर बेंडिंग ज़ोन्स का इश्यू है, प्लस जो अपने लोकल जो रेहड़ी वाले मज़दूर लोग हैं, वो भी कहीं-कहीं नियम कानूनों के पता नहीं है या फिर उनकी जानकारी नहीं है, उसकी वज़ह से वो भी वहाँ लगा रखते हैं, तो फुटपाथ एक तरीके से उस पर अतिक्रमण हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है और इसका हमारे प्लान है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी प्लान है और आप कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि धीरे-धीरे इन समस्या को हमारा सॉल्व करने की दिशा में हम कार्य करेंगे।
मीना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये मुझे मंच दिया और सूरतगढ़ की जनता से संवाद करने का इससे मौका मिला और यहाँ जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं, उनसे भी एक तरीके से संदेश देने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं आपका आभारी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नई शख्सियत के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।